मेरी शादी एक बहुत ही बड़े घर में हुई थी। मेरा पति एक सुनार था। उसकी अपनी कई दुकानें थीं। जैसे ही मेरा रिश्ता हुआ, हर कोई मुझसे यही कहता कि सीमा के तो भाग जाग उठे हैं। बैठे बिठाए इतना अमीर और खूबसूरत मर्द सीमा के नसीब में आ गया है। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि हर लड़की की तरह मैं भी शादी को ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन मानती थी। शादी की ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही थी। ये सोच सोच कर मैं बहुत खुश हो रही थी कि शादी के बाद मेरा अपना घर होगा, खूबसूरत ज़िंदगी होगी। मैं पति के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी। हमारे बच्चे होंगे। मुझे बच्चों का बहुत शौक़ था, क्योंकि पिछले कई टाइम से मेरे अपने घर का आंगन सूना पड़ा हुआ था। मेरी 2 भाभियाँ थीं और ऊपर वाले ने उन दोनों को ही औलाद से महरूम रखा हुआ था। मैं 2 भाइयों की छोटी बहन थी। मेरे बाद घर में कोई बच्चा नहीं आया था। मैं जब भी किसी का बच्चा देखती तो फ़ौरन ही इसे उठाकर गोद में प्यार करने लग जाती। हर कोई मुझे यही कहता कि देखना, सीमा के तो बहुत सारे बच्चे होंगे। इसे बच्चों का बहुत शौक़ है और उसे बच्चों से बहुत मोहब्बत है। ये बात सुनकर मैं खिलखिलाकर हंसने लग जाती। मेरे अपनी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरे बहुत सारे बच्चे हो। मेरी और विजय की शादी के दिन करीब आ रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही थी। बहुत से अरमान दिल में जन्म ले चुके थे। आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचकर मैं खुशी महसूस करती। मेरे घर वालों ने बहुत धूमधाम से मुझे विजय के साथ विदा कर दिया। मैं अपने पति का हाथ थामकर एक नए बड़े से घर में चली आई। विजय के घर वाले भी बहुत अच्छे लोग थे। सब ने खुले दिल से मेरा स्वागत किया था। ससुराल में पहुंचते ही बहुत सी रस्मों की शुरुआत हुई और मुझे विजय के कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। घबराहट के मारे मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। कमरे को सफ़ेद मोतियों से सजाया गया था। कमरा पूरी तरह फूलों की खुशबू से महक रहा था। खुशबू मेरे अंदर भी उतर रही थी। विजय के घर वालों ने मेरे लिए लाल रंग का लहंगा भेजा था। इस खूबसूरत से लाल रंग के लहंगे में मैं कोई परी मालूम हो रही थी। विजय के कमरे के आने से पहले मैंने अपने घूंघट को एक बार फिर से सही से सेट कर लिया। मेरी खिलती हुई रंगत लाल रंग के जोड़े में पूरी तरह जच रही थी। मैं चाहती थी कि विजय पहले ही नज़र में मुझे पसंद कर ले और मुझ पर से इसकी नज़रें ना हट सके। कुछ ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुला था और विजय छोटे छोटे कदम उठाते मेरी तरफ चला आया। मुझे यकीन था कि विजय मेरे हुस्न के आगे ढेर हो जाएगा, मुझे अपना लेगा। विजय मेरे पास आकर बैठा, फिर कोई बात की बगैर ही उसने मेरी तरफ एक बड़ा सा डब्बा बढ़ाया था। मैंने शर्माते हुए उसे खोलकर देखा। इसमें सोने का बड़ा सा हार था। मैं सोच रही थी कि विजय मुझे ये हार अपने हाथों से पहनाएगा। मैं तो अक्सर ड्रामे में यही देखती थी, पर विजय ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वह मेरे पास से उठकर कपड़े बदलने के लिए चला गया। मैं अपनी जगह हैरान परेशान सी बैठी रह गई। विजय ने तो मेरी तारीफ में एक अल्फाज भी नहीं कहा था। इसने मुझे नज़र भर के भी नहीं देखा। मेरा वजूद तो जैसे इसके लिए मायने ही नहीं रखता था। पर फिर भी दिल में ख्याल आया कि शायद विजय दूसरे लोगों की तरह जल्द घुल मिल जाने वाला नहीं है। हो सकता है कि इसे कुछ वक्त की ज़रूरत हो। जब ही खामोश हो गई, मैंने उठकर कपड़े बदले। फ्रेश होकर जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर आई तो विजय उठकर बाहर चले गए और दिल को एक धक्का सा लगा था। मेरे पति ने शादी की पहली रात ही मुझे अनदेखा कर दिया था। इसे तो शायद इस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं बहुत से अरमान दिल में सजाकर इसके घर आई हूँ। मैं अपने दुख को छुपा रही थी और विजय 2 घंटे बाद बाहर से आए और चेहरा दूसरी तरफ करके सो गए। मेरा गम आंसू बनकर मेरी आंखों में झलकने लगा था। मैं इतनी भी खूबसूरत ना थी कि विजय एक नज़र उठाकर मुझसे बात करते, मुझे देखते, मुझसे प्यार भरी बातें करते, ख्वाब दिखाते, पर विजय तो बड़े ही बेकदरे निकले। मैंने सोचा कि शायद मेरे रोने की आवाज़ सुनकर वह उठ जाएंगे, मगर विजय तो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। मैं सोचने लगी कि मेरी कितनी सहेलियों की शादियाँ हुई हैं, उनके पति उनकी कितनी तारीफ़ करते हैं, उनकी कदर करते हैं,
उनको हर रोज़ नए नए तोहफे ला कर देते हैं। फिर शादी का पहला दिन तो अरमानों से भरा होता है, जबकि मेरे पति ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। अगर आज ही ये हाल था तो बाकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। रो रो कर मैं थक गई, पर विजय को एहसास नहीं हुआ। ना ही उनकी आँख खुली, ना उनकी नींद टूटी। फिर विजय की बेरुखी ने मुझे और बेहाल कर दिया था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो विजय कमरे में नहीं थे। मैं खुद ही शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि मैं शादी वाले दिन भी अपने पति का दिल नहीं जीत सकी थी। मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, जिसकी वजह से विजय का मूड खराब हो गया है। मगर मैंने तो उन्हें कुछ कहा भी नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। दिल में कई ख्याल आ रहे थे कि ना जाने मेरा पति मुझे ना पसंद करता है। क्या ये शादी ज़बरदस्ती हुई है या मुझ में कोई कमी है। वह मुझसे बात भी नहीं कर रहे। सुबह होते ही मेरे घर वाले मुझे अपने साथ ले गए। रात को ही विजय मुझे वापस लेने आए और उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। वे बिल्कुल अजनबी की तरह पेश आ रहे थे, जैसे हमारे बीच कोई रिश्ता जुड़ा ही नहीं है। घर वापस आने के बाद उनका रवैया वैसा ही था। वह अपने लैपटॉप में इस तरह काम कर रहे थे जैसे मैं कमरे में मौजूद ही नहीं हूँ। मैंने अपने सामान में से एक खूबसूरत साड़ी निकाली और सोच लिया कि आज मैं विजय को अपने हुस्न का दीवाना बना कर रहूँगी। उनके मुंह से ज़रूर अपनी तारीफ़ सुनूंगी। विजय मेरे पति थे, मेरा उन पर पूरा हक था। मैंने जाकर साड़ी पहनी और बहुत देर तक खुद को शीशे में देखती रही। मैं एक अच्छी और हसीन लड़की थी। मैंने थोड़ा सा मेकअप भी किया तो मैं कमरे से बाहर निकली तो विजय कमरे में ही मौजूद थे। मुझे एक नज़र देखने के बाद उन्होंने अपना सर झुकाया, जैसे मुझे देखना ही ना हो। मुझे लगा शायद उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी है, इसलिए मैं उनकी करीब चली गई और उन्होंने मुझे फिर भी नहीं देखा। शायद उनका काम पूरा हो चुका था। उन्होंने लैपटॉप एक तरफ रखा और वॉशरूम चले गए। मैं उनके इंतज़ार में बिस्तर पर बैठ गई। मैंने कमरे की मोमबत्तियाँ जला दी थी। विजय वॉशरूम से निकले तो एक नज़र कमरे पर डाली और अपनी जगह पर आकर ऐसे सो गए जैसे कमरे में उनके अलावा कोई मौजूद ही ना हो। मेरे दिल में तो एक आग जल रही थी। मुझे सख्त बेइज्जती का एहसास हो रहा था। मैं शादी के पहले साल ही एक बच्चे की माँ बनने का ख्याल देख रही थी। मेरी सारी रात करवटें बदलते गुजर गई। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे जलते अंगारों पर लिटा दिया है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सब्र दम तोड़ रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे। सोचा नहीं था कि मेरा पति मेरे इतनी बेकदरी करेगा। 2-4 दिन यूं ही खामोशी से निकल गए। हर रात विजय का रवैया इतना ही अजीब होता। वे मेरे किसी भी बात का जवाब न देते। मुझे किसी तरह की यहाँ कोई परेशानी नहीं थी, पर मुझे पति की जिस मोहब्बत और इज़्ज़त की ज़रूरत थी वह मुझे नहीं मिल रही थी। और मैं इस बात को अच्छी तरह समझ रही थी कि इस सब का मतलब क्या है। हमारी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था। हमारे बीच अभी भी बहुत तकल्लुफ़ थे। मेरे दिल में कभी कभी ख्याल आता कि मैं खुद से विजय की तरफ पेश हो जाऊं तो शायद उनकी यह शर्म ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने ऐसा किया तो विजय मेरी कदर नहीं करेंगे, यही समझेंगे मैं बेशर्म हूँ। फिर मैंने 1-2 दिन और इंतज़ार किया, मगर विजय की बेरुखी का पहाड़ न टूटा। मैंने भी सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं विजय से बात करके रहूँगी कि अगर उनको ये शादी नहीं स्वीकार थी तो मुझे अलग कर दें, और अगर मैं उन्हें स्वीकार हूँ तो फिर मुझे अपना ले। वे लैपटॉप पर काम कर रहे थे। जब मैंने उनको आवाज़ दी वे मेरी तरफ नज़र भर कर भी नहीं देख रहे थे। नज़रें झुकाए मेरे सामने बैठे थे, जैसे मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। क्या बात है, बोलो, उन्होंने इसी तरह नज़रें झुकाकर कहा। तो मैंने भी अपनी सारी बातें उनके सामने रख दी। विजय, मुझे लगता है आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। शादी के बाद इतने दिन गुजर गए, आपने मुझसे कोई बात नहीं की। आप आखिर चाहते क्या हैं? विजय ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल गए। मैं अपनी जगह हैरान रह गई। उनके इस तरह जाने से मेरे दिल में यह बात बैठ गई कि विजय शादी नहीं करना चाहते थे या उनके साथ कोई मसला है। मुझे एहसास हो गया था कि मुझे विजय के साथ अगर रहना है तो फिर सारी ज़िंदगी इसी तरह अपने जज्बात पर काबू कर रहना होगा।
क्योंकि वह तो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते थे और ना ही मेरी तारीफ़ करते थे। पर मैं ऐसी अधूरी ज़िंदगी भी नहीं चाहती थी। मैं एक खुश रहने वाली शादीशुदा ज़िंदगी चाहती थी और मुझे बच्चे भी चाहिए थे। बड़ी मुश्किल से हमारी शादी को 1 महीना होने वाला था। मैंने एक-एक दिन तकलीफ़ में काटा था। अब मैं और इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने विजय से तलाक को कहा। मेरे मुंह से तलाक का लफ्ज़ सुनकर विजय के चेहरे का रंग बदल गया। शायद उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं उनसे ऐसी भी कोई बात कर सकती हूँ। मैंने कहा, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती जिसमें मुझे मेरे पति का साथ ही ना मिले। मैं तो हर वक्त रोती रहती हूँ, आप मेरी किसी बात का ख्याल नहीं करते। विजय मेरी बात सुनकर भी कुछ न बोले और मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हुई। विजय से शादी के बाद मेरे दिल में उनके लिए एक ख़ास जगह पैदा हो गई थी। इस तरह उनसे अलग होना मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे खुशी नहीं दे सकता था, और ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग बनकर रह गया था। इस दिन विजय के कमरे में आने से पहले ही मैं खुद को से खामोश से करवट बदलकर लेट गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उनसे कोई बात नहीं करूँगी। नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझ पर तलाकशुदा का धब्बा लगने वाला था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने अब तक विजय के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था कि मेरा पति मेरे लिबास था और मैं उसे अपने हाथों से फाड़ना चाहती थी। मुझे अभी आंख बंद किए ज़्यादा देर न गुजरी थी जब विजय कमरे में आए और मुझे आवाज़ देते हुए बोले, सीमा सो गई हो क्या? मैं सुनकर हैरान रह गई। ये पहली बार था जब उन्होंने मुझे ऐसे कहा था। मेरी आंखों में आज भी आंसू थे। विजय ने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए और फिर उन्होंने मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी। उन्होंने मेरी इस कदर तारीफ़ की, मैंने कभी किसी मर्द के मुंह से इतनी खूबसूरत बातें नहीं सुनी थी। इस दिन तो जैसे मैं पूरी हो गई थी। उन्होंने मुझे यकीन दिला दिया कि वह सारी ज़िंदगी मेरा साथ चाहते हैं, बस एक वजह से मुझे वक्त नहीं दे पा रहे थे। पर अब वह मुझसे कभी दूर ना होंगे। मेरे सारे अंदेशे जो मैंने उनके बारे में सोच रखे थे कि विजय मुझसे नफ़रत करते हैं, मैं उनसे तलाक लूँगी और मुझे तलाक देने पर भी उनको कोई गम ना होगा, सब के सभी गलत निकले। विजय एक मोहब्बत करने वाले एक अच्छे इंसान थे। इस दिन मेरी सारी दिमागी गलतफहमियां ख़त्म हो गई थी। पति के मुंह से इतनी मीठी बातें सुनकर भला कौन औरत अपना गम नहीं भूल सकती। पहले जो मैं तलाक का सोच कर परेशान हो रही थी, अब विजय ने मुझे खुशी से निहाल कर दिया था। मेरे और उनके बीच अलग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। विजय ने मुझे इस कदर अहमियत दी कि मैं पूरी हो गई, मगर मैं हैरान भी थी कि वह पहले मुझसे इतनी दूर क्यों रहे थे। मैं सोचकर थक गई तो मैंने खुद ही उनसे पूछ लिया, विजय अगर आप मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते थे तो इतने वक्त मुझसे मुंह क्यों मोड़ रखा था? तब विजय ने एक ऐसे राज का खुलासा किया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। विजय ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे पहली बार एक दुकान पर देखा था। मैं उन्हें पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी। इसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। विजय कह रहे थे कि वे मेरी आंखों और मुस्कुराहट पर पूरी तरह फिदा हो गए थे। उन्होंने जब अपने घर वालों से शादी की बात की तो उनके घर वालों ने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं दौलत के मामले में उन पर लोगों से बहुत कम थी और विजय के घर वाले इसकी शादी अपनी बिरादरी में करना चाहते थे। इसीलिए विजय बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वह अपने घर वालों के ख़िलाफ़ भी नहीं जाना चाहते थे और मुझे भी छोड़ना नहीं चाहते थे। विजय ने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रहे। फिर एक दिन उन्हें उनके एक दोस्त एक बाबा के पास लेकर गए ताकि उसके मसले का कोई हल निकाला जा सके। इसने एक धागा विजय को दिया, ये अपने घर के बाहर किसी पत्थर के नीचे दबा दो, तुम्हारा रिश्ता खुद ब खुद हो जाएगा। जब शादी होगी तो एक बार मेरे पास आना। विजय को उसकी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी विजय ने वह धागा लेकर अपने घर के बाहर एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा दिया। अगले ही दिन नाश्ते की टेबल पर विजय की माँ ने कहा कि वह उनकी पसंद की
हुई लड़की से एक बार मुलाकात करना चाहती है। अगर वह लड़की इस काबिल हुई कि हमारे घर की बहू बन सके तो हम रिश्ता पक्का कर देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि एक ही रात में सब कुछ हो गया। उस धागे में इतना असर था। उनकी माँ रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी। विजय की माँ हमारे घर रिश्ता लेकर आई तो एक हफ्ते के अंदर ही हम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। विजय को उस बाबा पर पूरी तरह यकीन आ चुका था और वह बहुत ज़्यादा खुश था कि उनकी शादी अपनी पसंद की लड़की से हो रही है। जब शादी के दिन करीब आए तो विजय एक बार फिर उस बाबा के पास गया ताकि वह जान सके कि उसने विजय को दोबारा क्यों बुलाया था। लेकिन उस बाबा ने जो कुछ विजय से कहा वह सुनकर उनके होश उड़ गए। उसने विजय से कहा कि उन्हें 40 दिन तक अपनी बीवी से किसी भी किस्म का कोई रिश्ता कायम नहीं करना होगा। इस बारे में अपनी बीवी को भी कुछ नहीं बताना होगा। 40 दिन से पहले अगर विजय अपनी बीवी से कोई रिश्ता कायम करेगा तो उनका रिश्ता टूट जाएगा और 40 दिन में बाबा एक मंत्र करेंगे। इसके लिए उन्हें विजय से 1 लाख रुपए वसूल किए थे। विजय मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वे किसी भी सूरत में मुझे खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उस आदमी की बात पर यकीन करते हुए उन्होंने मुझसे पूरी तरह दूरी इख्तियार कर ली थी। शादी की रात से लेकर अब तक उन्होंने मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी क्योंकि उन्हें लगता था कि 40 दिन की बात है, इसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। विजय कह रहे थे कि शादी के दिन मेरे हुस्न को देखकर वे मेरे दीवाने हो गए थे। जो मुझसे बात करना चाहते थे पर वह बिना कुछ कहे कमरे से चले गए थे। बहुत मुश्किल से 30 दिन गुजर चुके थे। अब 10 दिन और गुजरने थे। लेकिन जब मैंने उनसे तलाक की बात की तो वह हक्का बक्का रह गए। ये बात उनके दिमाग में भी नहीं थी कि मैं उनसे अपने रास्ते अलग करने के बारे में सोचूंगी। विजय ने बहुत सोचा और फिर उसके बाद उन्होंने यही सही समझा कि वे मुझे हर बात बता दे। उस बाबा के मुताबिक 40 दिन के बाद से हमारे रिश्ते में मजबूती आनी थी। लेकिन मैं तो उन्हें इससे पहले ही छोड़ने की बात कर चुकी थी। मैं तो यह सुनकर ही हैरान रह गई थी कि विजय ने मुझसे अपनी पसंद की शादी की है। लेकिन इस बात ने मेरे कदमों तले ज़मीन खींच ली थी कि एक बाबा की बातों में आकर विजय उसे 1 लाख रुपए दे चुके थे। मैं ना जाने उनके बारे में क्या कुछ सोच चुकी थी। मुझे लगता था कि यह शादी उन्होंने मजबूरी में की थी, मगर सच्चाई तो अब पता चली थी। मैंने विजय से कहा कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, बाबा बाबा सब झूठे होते हैं। हमारे नसीब में मिलना लिखा था, इसलिए हम दोनों की शादी हो गई है। मैंने विजय से कहा कि इस बाबा ने आपकी कमज़ोरी को निशाना बना लिया है। आप किसी कीमत में मुझे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए इसने आपसे बहुत आसानी से 1 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। वह जानता था जब हम दोनों के बीच ताल्लुक कायम नहीं होगा खुद ब खुद गलतफहमियां जन्म लेगी। आप अपने मसलों के हल के लिए फिर उसके पास दौड़ कर जाएंगे और वह अपनी बातों से आपको घेर लेगा, जिंदगी भर आपसे पैसे वसूल करता रहेगा। विजय ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर तुम मुझसे तलाक की बात करने की बजाय लड़ाई झगड़ा करती तो मैं उस बाबा के पास ज़रूर जाता। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि तुम इस बात की वजह से मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं हो सकती, तो मैं यही सोचा तुम्हें हर बात बता दूं। मैंने विजय से कहा, आप इस बात को लेकर बेफिक्र हो जाइए कि हमारा रिश्ता कभी टूटेगा। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। मैंने विजय से कहा कि जो धागा आपने अपने घर के बाहर पत्थर के नीचे दबाया था वह निकाल कर किसी पानी में बहा दीजिए और इस बात को भूल जाएं कि कभी इन धागों से भी कोई काम होता है। हर काम ऊपर वाले के हुक्म से होता है, इसलिए आप कभी भी ज़िंदगी में कुछ मांगना हो तो ऊपर वाले से मांगे। सच्चे दिल से मांगी हुई हर दुआ पूरी होती है, कभी रद्द नहीं होती और जो हमारे नसीब में होता है वह हमें मिलकर रहता है। विजय ने मुझसे इस बात पर माफ़ी मांग ली थी कि पिछले 1 महीने से वे मेरे हक को नहीं दे रहे थे। मेरे दिल दुखा रहे थे, लेकिन अब मैं जानती थी कि ये सब कुछ उन्होंने मेरी मोहब्बत में किया था। मैंने विजय को माफ़ कर दिया था। छोटी छोटी दीवारों पर अपने इश्तिहार लगाने वाले बाबा अगर इतने ही अंतर्यामी होते
तो उन्हें ये सब करने की ज़रूरत ना आती। ये लोग इंसानों की कमज़ोरियों को पकड़ लेते हैं, फिर उनके ज़रिए ज़िंदगी भर पैसे बनाते हैं। अगर मैं भी इतना सख्त फैसला ना करती तो शायद विजय सारी ज़िंदगी इस बाबा के आसरे के चक्कर ही करता रह जाता। आज से मैंने और विजय ने एक बेहतरीन शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत की थी। जल्द ही ऊपर वाले ने मेरी औलाद से झोली भर दी थी। हमारे घर खुशियों ने डेरा डाल लिया था। एक दिन विजय की माँ ने बातों बातों में मुझे बताया कि विजय ने जब अपनी पसंद का इजहार किया था तब उनके लिए मुझे अपनी बहू बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह मुझसे मिलकर इस बात का फैसला करेगी कि वह इस घर की बहू बनाने के लायक भी है या नहीं। मुझसे मिलने के बाद उन्हें बेटे विजय की पसंद पर नाज था, इसलिए उन्होंने मुझे इस घर की बहू बना लिया था। रिश्ता किसी बाबा के धागे का नतीजा नहीं था, बल्कि एक माँ की अपने बेटे के लिए मोहब्बत का सबूत था। आज विजय और मैं दोनों बहुत खुश हैं। अगर आप भी विजय की तरह किसी झूठे बाबा की बातों में आकर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो हमारी कहानी से सबक हासिल करें और सिर्फ अपने ऊपर वाले से मांगे। अगर वह आपके लिए बेहतर हो तो यकीन से कहते हैं कि वो आपको ज़रूर मिलेगा। ऊपर वाला आपकी दुआ को ज़रूर सुनेगा। धन्यवाद दोस्तों।